दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों फाइनली जो है पश्चिम बंगाल और असम के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं और उसी के बारे में बात करने के लिए आप लोग के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। तो पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है और असम में हेमंत बिस्व शर्मा की हैट्रिक लग चुकी है। दोस्तों ये दोनों ही घटना को अगर आप कंबाइंड रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के लिए, भारत की सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन दोनों स्टेट्स में बीजेपी का आना कितना जरूरी है और इसी पर हम लोग बातें करेंगे कि ये विक्ट्री जो है कितनी बड़ी विक्ट्री है भारत की सुरक्षा की दृष्टिकोण से। तो दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल दोनों जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश से घुसपैठिए का आना लगातार इन दोनों स्टेट में सतत जारी रहता है और इसीलिए इन दोनों प्रदेश में जो है मुसलमानों की संख्या जो है 33% क्रमशः हो चुकी है और इन्हीं 33% की जनसंख्या के दम पर अब तक पश्चिम बंगाल में कभी लेफ्ट का कभी टीएमसी का शासन रहा करता था और असम में आज से 15 साल पहले तक 10 साल पहले तक कांग्रेस का शासन रहते थे। लेकिन अब जब से वहां पर हिंदू जागरण हुआ है, हिंदुओं में जागरण आई है, चेतना की भावना जगी है, एकता की भावना जगी है, तो वहां पर असम में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तीसरी बार हैट्रिक लगी है। दोस्तों इस बार 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, लेकिन जहां जहां बीजेपी और एनडीए की सरकार थी, चाहे वो आसाम हो चाहे वो पुडुचेरी हो, वहीं पर रिपीट हुए हैं और जहां पर अपोजिशन की सरकारें थी वहां पर परिवर्तन हुआ है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो केरलम हो या फिर तमिलनाडु हो। तो आज हम लोग फोकस रखेंगे मोस्टली असम और वेस्ट बंगाल पर। तो असम में अभी जहां तक शाम के 6 बजे तक जो रिजल्ट आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर आगे दिख रही है। उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है 82 सीट पर आगे है और असम गण परिषद जो है 10 सीटों पर आगे है और एक भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी हैं वो भी 10 सीटों पर आगे है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में, ये जो है असम में सोचिए एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी है। जहां पर एनडीए की सीटों की संख्या पिछले बार कम थी उससे ज्यादा सीटें इस बार आई हैं और कांग्रेस को जो लग रहा था कि जहां उनकी संख्या पिछले बार 50 के आसपास थी, उन्हें लग रहा था कि 20-25 सीट जीतेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी और वो सिमट कर आकर हो गए हैं 20 सीटों पर, 22 सीटों पर। ये तो रहा कांग्रेस का प्रदर्शन। और वहीं पर दोस्तों पश्चिम बंगाल वो प्रदेश है जहां से जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है। अब तक भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का नारा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा था, लेकिन अब आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि जहां जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल हमारा है। दोस्तों कितनी विचित्र विडंबना है कि जिस बंगाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा देशभक्त दिया उस बंगाल में अब तक भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बन ही नहीं पाई और अब जाकर 2026 में आजादी के 70 सालों के बाद, 80 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी है और ऐसी सरकार बनी है कि मैसिव है। आप देखिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर उदय जो देखिएगा, उनकी जो यात्रा देखिएगा, 2016 में 10% वोट के साथ मात्र 3 सीटें जीतती हैं। 2021 में 38% वोट शेयर के साथ 77 सीट जीतती हैं
और आज जो है 45% वोट शेयर के साथ 205 सीट जीत चुकी हैं, अभी लीडिंग पर है। और मुझे लगता है कि अब इतने राउंड की काउंटिंग के बाद वो सारे अब जो रुझान है वो एक्चुअल विनिंग सीट में बदल ही जाएंगे। तो अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक 205 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 82 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस है, और उसके बाद दो पे वो क्या नाम है उसकी पार्टी है, बाबरी मस्जिद वाला का पार्टी है, कुछ पे कांग्रेस है, कुछ पे लेफ्ट है, 5-6 सीट अन्य के खाते में है। वो भी हालांकि अगर वोटिंग अगर होगी किसी इशू पर तो भी तृणमूल के साथ ही वो खड़े होकर वोट देंगे। तो आप उनको उन्हीं साइड में मानकर चलिए। मोटा मोटी बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में 205 सीटें लेकर आई हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल ने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की सीटें जो है लेकर आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आप अगर मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आप इस चीज को मानेंगे कि मैं डे 1 से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है कमल इस बार पश्चिम बंगाल में खिलना तय है। क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल गया हूं, ग्राउंड पर लोगों से बात किया हूं, और जो वहां अंडर करंट है, और एसआईआर के बाद भी मैंने देखा टीवी पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हाँ हम लोगों ने भर दिया है, और कह रहा इस बार आप किसको देंगे वोट, तो वो कह रहे हैं कि चुपचाप रहना है, कुछ नहीं बताना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। तो दिस आर द सिंबॉलिक चीजें होती हैं जिसे आपको समझना होता है, कैच करना होता है कि लोगों के मन में चल क्या रहा है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से धमकी की राजनीति हो रही है, अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री को धमकी दे रहा है, प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है। उनका डेरेक ओब्रायन करके एक नेता है, वो प्रधानमंत्री मोदी को नरेंद्र कह के बुला रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी उसके मौसा लग रहे हैं। अमित शाह को अमित कह के बुला रहे हैं, जैसे अमित शाह जो है ना वो डेरेन ओब्रायन के मामू लग रहे हैं। इस तरह से बात कर रहा है। तो और जो पश्चिम बंगाल में जो अंदर लोगों के एक भड़ास थी तृणमूल कांग्रेस के प्रति, लेफ्ट के प्रति, जो इन लोगों को अब तक कितने 50-50 साल के ऐसे लोग थे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनको आज तक वोट देने दिया ही नहीं। वो लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि कैसे वोट दिया जाता है, कैसे उंगली दिया जाता है, कहाँ पे बटन लगाया, मतलब उनको पता ही नहीं है। कभी उन्होंने ईवीएम में वोट ही नहीं डाला है। तो मैं इस चीज को कहता था कि अगर वो पहली बार वोट करने आ रहे हैं, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बुजुर्ग हो, तो वो किसको वोट देंगे? जिन्होंने अब तक उनको वोट देने से रोका है या जिन लोगों ने उनको वोट देने के लिए बूथ तक पहुंचाया है, किसको वोट देंगे? आप खुद एक बार सोचिए। और मैं जब वो सोच सकता हूं तो फिर आप वो चीज क्यों नहीं सोच सकते हैं? बाकी तमाम मीडिया हाउस पर लोग बैठ के बकवास करते हैं कि एग्जिट पोल वाले बिके हुए हैं, उनका डेटा गलत है, सैंपल साइज गलत है, मेथोडोलॉजी गलत है, तमाम तरह की बकवास कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे आ सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी अगर जीत जाएगी तो हम ये छोड़ देंगे, बीजेपी जीत जाएगी तो हम दुनिया छोड़ देंगे, बंगाल छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, फलाना छोड़ देंगे, ढिमकाना छोड़ देंगे। अब मैं पूछ रहा हूं, जो लोग कह रहे थे, जो डेरेन ओब्रायन हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जो कह रहे थे कि नरेंद्र अगर तुम हारते हो तो तुम इस्तीफा दोगे, तो डेरेन बीएसडी के डेरेन, क्या अब तुम इस्तीफा दोगे? तुम्हारे जितने भी सांसद है सब इस्तीफा देगी। तो बात उतना ही करना चाहिए जितनी आपके हैसियत में है। कहते हैं ना, नमक स्वादानुसार और बात औकातानुसार। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं वो अपने औकात से बाहर जाकर बात कर रहे थे। अभी फाल्टा का जो एक विधानसभा का जो एक नेता है जहांगीर खान, वो अजय पाल शर्मा के लिए कह रहा था कि अगर वो सिंघम है तो हम भी पुष्पा हैं। अब तुम्हारी पुष्पा जो है ना वो बत्ती बना के तुम्हारी डालेगा, तब तुमको पता चलेगा। और ये जो अभिषेक बनर्जी कह रहा था ना कि डायमंड हार्बर का मॉडल है और फाल्टा में 10 जन्म लगेंगे, तो अब मुझे लगता है कि जब बीजेपी की वहाँ सरकार रहेगी और तब 21 मई को जब वहाँ चुनाव होगा, तब वहाँ पर जब, और फाल्टा एक हिंदू बहुल क्षेत्र है,
वहाँ पर 64% हिंदू मतदाता हैं। तो जब सब अगर हिंदू मतदाता आकर आपको वोट देंगे, तब देखते हैं अभिषेक बनर्जी तुम्हारा हाल क्या होता है, तुम्हारे डायमंड हार्बर मॉडल का क्या होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों अभी इस जीत का पूरी तरह से विश्लेषण मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि विश्लेषण में बहुत सारी चीज़ होती है। मैं इसके लिए आराम से डेटा कलेक्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, अन्य सोर्सेज से, तब जाकर मैं एक एक सीट, एक एक डिस्ट्रिक्ट से, और जो मैंने जो एग्जिट पोल किया था उन दोनों का कंपैरेटिव डेटा करके मैं आपके पास आऊँगा। अभी तो सिर्फ खुशी का माहौल है, खुशी के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उनका भाषण होगा, उनका स्पीच होगा, और पूरे पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी चल रहा है भैया, और असम में पेड़ा चल रहा है। अब जब हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं, तब वो एक्चुअल पेड़ा कब बनाते हैं वो देखने वाली बात है रहेगी। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।